कैसा आपका बचपन रहा है? एजुकेशन आपकी कैसी रही है? हर एक काम, पशुओं से लेकर भैंसों को चारा डालना, दूध निकालना, घास काट के लेके आना, जोड़ बनाना। अर्ली डेज में मैंने वो दिन देखे हैं जब पिताजी से 10 रुपए मांगते थे तो उनका पहला क्वेश्चन, 10 रुपए करोगे क्या? तो ये कमाल कब हुआ? मतलब छोटे बेटे ने ये कमाल कब किया जब पॉलिटिशियन, राजनीति तो बहुत दूर दूर थी। ये तो मतलब अनपढ़ आदमी है घर में, वो बात चुप गई। हाँ। तो उसी रात से ही मतलब डिसाइड कर लिया कि हमारे मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्त लगी हुई थी, वो नोटों वाला जो माला होती है, उसमें 500 के नोट लगे हुए ऊपर। अरे बीच में हनुमान जी ऐसे बैठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं तो उसका पूजा के लिए घुसूं, मंदिर में मत्था रखो और एक 500 लाख हर एक आदमी को जीवन में इलेक्शन लड़ना चाहिए, एटलीस्ट एक इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको सोसाइटी का ज्ञान इलेक्शन लड़ने के बगैर नहीं आता। आपको आपके पिताजी की याद आई? देखिए क्या होता है ऋषि जी, हर माँ बाप का सपना होता है उसका बेटा कुछ अच्छा करे और नाम करे। वो एक्चुअली मेरे रोल मॉडल थे और ओबियसली होते, अच्छा लगता उनको बताने का समय मिलता, लेकिन शायद परमात्मा को यही मंजूर था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत फॉलो करता हूँ। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ना मतलब किताबों में पढ़ना नहीं, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक ये एक विकसित देश हो। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और लेकर हाजिर हूं हमारा स्पेशल प्रोग्राम देसी टॉक। तो जी आज के हमारे नई पॉडकास्ट में हमारे साथ है नवनिर्वाचित जिला परिषद चेयरमैन करमबीर कौल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार ऋचा जी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, आपने जो आज आपके स्टूडियो में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं आप, शुरुआत आपके बचपन से करेंगे हम। कैसा आपका बचपन रहा है? एजुकेशन आपकी कैसी रही है? बचपन देखिए, जैसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मैं मीडियम क्लास फैमिली से हूँ जी। पिताजी अध्यापक थे और बहुत ही होनेस्ट और बहुत ही मेहनती मेरे पिताजी थे। 2020 में वो 3 दिसंबर 2020 में पूरे हो गए। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, तो जैसे ग्रामीण बचपन होता है वही सब चीज़ें। 3 भाई हैं हम, एक बहन है, सब मिल बांट के ऐसे ही परिवार चला। बचपन में ओबियसली थोड़ा शरारती भी था, इसलिए पिताजी से डांट बहुत खाई है, बहुत बार मार खाई है पिताजी से। आप बड़े थे या छोटे? मैं सबसे छोटा था। सबसे छोटे। इनफैक्ट बचाने वाले भी बहुत थे। हाँ। लेकिन छोटे शरारती होते हैं ना। सबसे शरारती था, इसलिए पिताजी की, और पिताजी बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे, तो इसलिए अक्सर, और इनफैक्ट मेरे टीचर भी थे 5th तक, जब प्राइमरी टीचर थे मेरे पिताजी, हेड टीचर रहे, तो 5th तक जिस मेरे से अगला गाँव है चंदलाना, उसमें पढ़ने 5वीं तक वहाँ गया हूँ, और पिताजी पढ़ाते थे उस क्लास को। अच्छा। तो इसलिए कई बार शरारतें तो और बच्चों की भी होती थी, लेकिन पिटाई मुझे ही पड़ती थी। तो अब भी वो दोस्त सब जो उस गांव के बैठते हैं, वो सब बातें डिस्कशन में आती हैं। तो गांव में ही आप रहे हैं? गांव में ही रहा। फिर गांव के जो काम होते हैं, चाहे वो खेतों का संबंधित हो, सारे काम, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मतलब मैं इस जनरेशन का हूँ कि मैंने वो काम सारे के सारे, खेतों के काम सारे के सारे देख भी रखे हैं। हो सकता है उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम हो। इनफैक्ट मेरे बड़े भाइयों ने सारे के सारे उन कामों में फुल 100% एंगेज रहे हैं। मतलब तमाम वो काम किए हैं। हर एक काम, पशुओं से लेकर भैंसों को चारा डालना, दूध निकालना, घास काट के लेके आना, जोड़ बनाना जोड़ तो इनफैक्ट हमारे गांव में रजवा निकलता था, नदी का एक पार्ट निकल के वो खेत, उसमें डेली बेसिस पे जाना। इनफैक्ट मैं, ये तो कॉलेज टाइम तक की बात है, जब मैं कॉलेज से आता था डेली ले जाके उनको सुबह नहला के लेके आना, जाने से पहले तो उनका, फिर शाम को लेके आना, नहला के लेके आना, फिर दूध निकालना, फिर घास डालना, चारा डालना। मतलब एक रूटीन का रहा है, कॉलेज टाइम तक भी रहा है। फिर उसके बाद तो
टाइम चेंज होता रहा। और पहले अर्निंग हैंड सिर्फ पिताजी थे, उसके बाद भाई जो मेरे सबसे बड़े भाई रणधीर वो टीचर लग गए, भाभी जो थी वो टीचर लग गई। अर्निंग हैंड बढ़ गया, फिर हमने आर्ट का काम स्टार्ट कर दिया, जो बीच वाले भाई हैं वो काम वो देखने लगे। तो अर्निंग हैंड बढ़ते गए, फिर सिस्टर भी टीचर लग गई कुछ टाइम बाद, फिर उनकी शादी होगी, चलो वो सेपरेट मैटर है। लेकिन अर्ली डेज में वो मैंने वो दिन देखे हैं जब पिताजी से 10 रुपए मांगते थे तो उनका पहला क्वेश्चन 10 रुपए करोगे क्या? हाँ। आज के बच्चे मतलब कुछ भी अमाउंट और कुछ भी बोलने से पहले चीजें पूरी हो जाती हैं घर में। पिताजी ने वो सब 1-1 रुपया जोड़ के जो घर को बनाया, चीजों को बनाया, तो वो बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। आज जनरेशन चेंज हुआ, अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। फिर मैं भी बाद में कैरियर अपना टूरिज्म मैनेजमेंट मैंने स्टडी की। तो मतलब आपका इंटरेस्ट टूरिज्म मैनेजमेंट था या ये इसके पीछे भी कहानी है जी। मेरी 1 और 2 नॉन मेडिकल में है जी। वो बीच में जब 12th वाला टीनेजर्स टाइम होता है, सर्कल सोशल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत से दोस्त, बहुत से मतलब इतना बड़ा सर्कल हो गया था कि पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ चीज़ करते थे। इधर घूमने निकल गए, कभी वहाँ चले गए, बंक मार लिया। मैं +1 +2 में इधर इसमें अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे पढ़ा हूँ जी। तो मतलब डेली बेसिस पे ऐसा हार्डली कोई दिन होता था, वो दोस्त भी सब साथ में बैठते हैं हाँ। तो हार्डली कोई दिन होता जिस दिन बंक ना मारा हो, तो बंक मार के निकल जाते थे। तो उस टाइम में किस टाइम में एग्ज़ाम नहीं देना, किसी टाइम में वो एक ऐसा माहौल हो गया कि एक टाइम होता है कि जैसे पढ़ाई छोड़ ही दी हो। फिर मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं परमात्मा होता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं इस फैमिली से था, उस एनवायरनमेंट से था, सबको ऐसा मौका भी नहीं मिलता दोबारा से अपना स्टार्ट करने का। बिल्कुल मैं बोलता हूँ मैं इसमें परमात्मा का धन्यवादी भी हूँ कि मैं इस परिवार में, ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, मुझे दोबारा से रिवाइव करने का मौका भी मिला। फिर मैंने ग्रेजुएशन +2 की उस टाइम में, फिर ग्रेजुएशन की। लेकिन हर एक लाइफ में बोलता हूँ कहीं ना कहीं किसी का बोला हुआ शब्द या एक ट्विस्टिंग पॉइंट होता है जिसके कारण मैं बोलता हूँ लाइफ में चेंज हुआ है। ऐसा ही मेरे एजुकेशन टाइम में हुआ, ऐसा ही कैरियर टाइम में हुआ, ऐसा ही पॉलिटिकल टाइम में भी ऐसा ही हुआ है। अदरवाइज मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल, ऑल ओवर सारे टीचर ही हैं आपकी फैमिली में, जैसा आपने अभी बताया। तो ये कमाल कब हुआ, मतलब छोटे बेटे ने ये कमाल कब किया जब पॉलिटिशियन, राजनीति तो बहुत दूर दूर थी? एक्चुअली रिचा जी क्या है, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे गांव में ही एक कई साथियों ने मिलके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ही स्टार्ट किया, कई साथी मेरे युवा साथी थे, वो भी मतलब कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहते थे जी। और ये कब की बात है सर? ये आज से बोलूँ तो लगभग 2000 के आसपास की बात, 2001-2 आज के पास बात है। उस टाइम आप कॉलेज टाइम में थे? कॉलेज स्टार्ट होना जिस टाइम में स्टार्ट होता है, जिस टाइम में तो साथियों में ग्रुप था, सब कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो 5-10 साथी ऐसे थे, कुछ तो उनमें से विदेश चले गए, काफी जूनियर भी थे, कुछ लोग सीनियर भी थे, नौकरी पेशा साथी भी थे कहीं। तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ किया जाए, तो किया जाए में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए। अच्छा। हमने अभी एक प्रोग्राम भी चलता है, कुछ दिन पहले आपने देखा हो, हमारे नायब सैनिक सिस्टम प्रदेशाध्यक्ष थे, खुद पहुंचे थे। हम दिवाली का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें पूरे गांव को इकट्ठा करके दिवाली मनाते हैं। हमने स्टार्ट किया था वो 1500 दिए से, आज उनकी संख्या 1.25 लाख दिए तक पहुंच गई है। 1.25 लाख दिए हम एक जगह स्थान पे जगवाते हैं, और मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा कदम था हमारे सब साथियों का। ये जो आपने शुरू किया था युवा मंच से, युवा संगम मंच से स्टार्ट किया था। ठीक है। आज आप देखोगे ना, आज आस पास के लगभग 30-40 गांव ऐसे हैं जो ऐसी दिवाली मनाने लग गए हैं। बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ संस्कृति को रिवाइव करने के लिए कि युवा समाज का बहुत बड़ा कदम है ये। उस पर खुद नायब सैनिक जी, पिछले दिनों हमारे डीसी होते थे सुजान सिंह जी, उनको पता लगा कोरोना का टाइम था और हमने दिवाली का ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। मेरे पास तब तो मैं ये इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, तो फोन आया हमारे डांड थाने से कि बोला ये कौन करा रहा है। मैंने सोचा तो कोरोना में मैंने स्टार्ट कर दिया, पुलिस पकड़ने आ रही है। अच्छा, कोरोना टाइम में स्टार्ट किया आपने? ठीक है। नहीं, ये कोरोना टाइम में चल रहा था, उस टाइम फोन आ गया। तो मैंने बोला गांव के ही करा रहे हैं। मैंने भी ये थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश की, कहता नहीं अभी पुलिस वाले सारे हम साथी पहुंच रहे हैं, आपसे मिलना है। और मैंने तो साथियों को फोन किया, मैंने जल्दी यहाँ पहुंच जाओ, मुझे तो पुलिस उठाने आ रही है। ये कोरोना में हमें करना नहीं चाहिए, कर दिया ये काम।
तो पता चला कि डीसी साहब खुद आ रहे हैं। सुजान सिंह जी अपनी, उनको कहीं से पता चला कि इतना बड़ा प्रोग्राम ये इस गांव में होता है। इनफैक्ट उन्होंने उलाना दिया इस बात का कि यारा मैं इस आपके कैथल का डीसी हूँ और परिवार का मुखिया होने के कारण आप लोगों को मुझे बुलाना चाहिए था, इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। वो कोरोना का भी लास्ट और मुझे खुद आना पड़ा। वो पूरी फैमिली के साथ, उनकी बेटी और दामाद और मिसेज, अच्छा पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ वो दिवाली हमारे साथ मनाई। और मतलब उनके बाद भी सुजान सिंह जी से ऐसा संबंध हुए कि अभी तक मिलते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो एक ऐसा इनिशिएट था। बाकी ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से सफाई करना, हम कभी भी उस टाइम तक आप राजनीति से दूर थे, बहुत दूर था, सामाजिक कार्य, सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए। दोस्तों का दिल करता संडे के दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता नहीं था। हाँ। मैं कैरियर तो स्टार्ट हो गया था 2007-8 में। 7-8 के टाइम में भी मतलब ये था कि जिस दिन संडे को सभी साथी इकट्ठे हुए, काफी मतलब उसमें लोग जो नौकरी पेशा थे तो वो बोलते थे संडे के दिन इकट्ठे होंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। छुट्टी उस दिन संडे के दिन होती थी, हम कोई भी 100 मीटर 50 मीटर का जगह नोटिफाई करके उसको सफाई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। कहीं पे देखते पेड़ लगाना। आप नौकरी करते थे उस वक्त या सिर्फ अपना? नहीं, ये काम स्टार्ट हो गया था मतलब नौकरी से पहले भी, लेकिन नौकरी करते हुए भी ये रहा कि मैं लगभग 4 साल चंडीगढ़ रहा और 10 से 12 साल मैं दिल्ली रहा। अच्छा, प्राइवेट जॉब या? प्राइवेट जॉब मेरा अपना बिजनेस भी है ट्रैवल मैनेजमेंट में। ठीक है। मैं कंपनी में कंसल्टेंट भी हूँ। ओके। लेकिन जब इनिशियल डेज थे तब भी मैं गांव को कभी छोड़ ही नहीं पाया। हाँ। मैं चंडीगढ़ रहा तब भी अप डाउन, मतलब ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक मैं गांव में आया। दिल्ली रहा, दिल्ली से भी अप डाउन रखा। और कैरियर में भी जो जितनी मेरी बोलते हैं स्ट्रेंथ थी, पैसे फाइनेंशियली जो मेरी पोजीशन थी, उसके अकॉर्डिंगली ही लाइफ में चेंजेस लेके आया। जब मैं कैरियर 2007 में स्टार्ट किया, मेरी इंटर्नशिप 2500 रुपये थी। अच्छा। और उस 2500 से हमने मतलब, और अकेली प्लेसमेंट थी कॉलेज में जी। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से मैं पास आउट हूँ टूरिज्म मैनेजमेंट में जी। तो प्लेसमेंट के लिए 40 स्टूडेंट थे उस टाइम में, अकेले की प्लेसमेंट हुई। उसके बाद तो हमने खूब 100+ जूनियर जो साथी थे कोशिश किया कि वो भी लाइन में, क्योंकि गांव वालों के लिए थोड़ा सा सबसे बड़ा इशू आज भी है। एक तो स्पीकिंग का सबसे बड़ा रहता है, वो आइडली जनरली शहर के माहौल में और जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना होता है उसके साथ अजाइल नहीं हो पाते। उसको बोलना, वो सब वहां से कोई 2 इंग्लिश की लाइन बोल दे छोड़ के निकल जाते थे। हाँ। उस हालात में अपने गांव वालों को, क्योंकि समझने वाले देसी थे और वो देसी भाषा में कोई समझाए तो बट मैनेजमेंट फील्ड, टूरिज्म मैनेजमेंट फील्ड ऐसा है, आपको विजिट फॉरेन में भी करना है, आपको कम्युनिकेशन भी करना है, होटलियर सारे के सारे वेल डेकोरेटेड होते हैं, आपको पता है। बिल्कुल। बातें करना, उनसे कम्युनिकेट करना, वो बड़ा मतलब टफ था। बट स्टिल हम आज तक भी कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारी लाइन के हैं, जितने भी स्पेशली ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हाँ। जितने ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट करा सके कोशिश की है खूब। तो 100+ हमने हमारे जूनियर्स जितने आते रहे कराई भी है। तो जो आपने ये बताया है युवा साझा मंच के सहयोग से आपने सामाजिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो आज के वक्त में आज भी है वो? जी, आज भी है। कितने लोग हैं उसमें, कितने मेंबर हैं लगभग? लगभग 100+ साथी हैं। 100+ साथी हैं जिनका हमने कभी किसी के पास कोई पैसे के लिए कंपल्सन नहीं किया इसमें, क्योंकि जनरली ग्रुप वो टूट जाते हैं जहाँ पैसे की बात चल जाती है। हमने कभी किसी की पर्ची नहीं काटी इसमें कि किसी को पैसा देना पड़ा। हम आइडियली अपनी कलेक्शन से ही जो भी काम करना होता था जी। वो अपनी कलेक्शन से कर लेते थे। उस टाइम तक कोई राजनीति हेल्प भी आप लोगों ने नहीं ली? नहीं, हमने इनफैक्ट हम जो चीफ गेस्ट भी रखते थे, कोशिश करते थे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हो, डीसी साहब हो, कोई एडीसी हो, सीटीएम हो, ये सब हम ऐसे जो ब्लड डोनेशन काम करते थे। तब तक हम, अब तो कई पॉलिटिकली चेहरे भी आए हैं। इस साल में भी हमारे जो विधायक जी बने हैं वो आए थे। जैसे पिछले वाले में हमारी पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी, हमारे नायब सैनी जी, अशोक गुज्जर जी, और मतलब ये सब चेहरे उस टाइम में वहाँ पे पहुँचे जी। तो ऐसे जनरली हमने कोशिश की है कि उन चेहरों से भी जो आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनसे भी किसी न किसी के लिए काम कुछ कर सके। बिल्कुल। मतलब जो जैसे रेड क्रॉस जनरली जाना होता है कि हैंडीकैप्स की किसी की हेल्प हो सके। बिल्कुल, हाँ। जितने जो पॉकेट अलाउड करती रही, और मतलब ऐसे काम अभी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे डोनेशन कर सकें। मैं जब से कैरियर जब से मेरा स्टार्ट हो गया, मैं 2500 जब मैं स्टार्ट किया कैरियर, तब हमने क्या किया,
एक साथी को और कंपनी में, जिस कंपनी में मेरा जब प्लेसमेंट हुआ था उस कंपनी में एक क्लासमेट को, और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है और लॉन्ग टाइम से पार्टनर भी है, जिस गांव से विधायक जी हैं जी, उसी गांव से प्रदीप है मेरा दोस्त। वो बहुत मतलब पार्टनर भी है, दोस्त भी, भाई भी है मोर। हाँ। तो साथ में उनको लिया, 2 भाई और थे, 4 जन ने हमने एक कमरा 3000 में रेंट पे लेके, वो लोकेलिटी इतनी अच्छी नहीं थी बट समहाउ वो मैनेज करना था जी। गांव से ही आटा चावल लेके जाना उस परिस्थिति में, वो सारा के सारा उसमें 2500 में भी हमने एडजस्ट किया। फिर सैलरी बढ़ती गई। हाँ। तब इनिशियली डेज में हम वो 25 रुपए वाली ट्रेन से जाते थे कुरुक्षेत्र से। हाँ। फिर थोड़ी सी इनकम सैलरी बढ़ी तो बस से जाना स्टार्ट किया। फिर और थोड़ी सैलरी बढ़ी तो 4 लोगों ने मिलकर एक कार ली। हाँ। फिर और सैलरी बढ़ी, 2 जनों ने ली। फिर और बढ़ी तो इंडिविजुअल सबने गाड़ियां ली। फिर और बड़ी सबने 2-2 4-4 ले ली। तो टाइमली मैनेज ऐसे ही किया कि कभी ये ऐसा नहीं था कि पहले दिन बढ़ गए कि चलो अपना लोन से गाड़ी निकाले और स्टार्ट कर दें। हर स्टेप वाइज, और ऐसे ही आगे टीम भी, इतना जो टीम मिली है वो भाई मिले हैं सारे के सारे, यहाँ पॉलिटिक्स में भी और वहाँ पे भी जी। वो सब मिलकर इस तरह से काम करते हैं जैसे एक परिवार काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की बात हमने की, आपकी एजुकेशन की हमने बात की। इलेक्शन पे आ जाते हैं, जिला परिषद के इलेक्शन रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में किसी ने इलेक्शन पहले लड़ा था, या जब आपने बोला अपने घर में बताया तो कैसा रिएक्शन रहा उनका? मतलब रिएक्शन की बोलो तो मेरे लिए बड़ा ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा। मन में कैसे आया आपके कि मुझे भी चुनाव लड़ना है? देखिए, मैंने बताया ना, मेरी लाइफ में हर एक चीज कहीं ना कहीं किसी शब्द से, किसी की लाइन से ट्विस्टिक हुआ। मैं एजुकेशन का बता रहा हूँ, जब 10+2 वाला टाइम था, मैंने ऑलमोस्ट छोड़ के घर बैठा। किसी दिन एक भाई के मतलब मैं हमारे घर में, जैसे जनरली भाई के दोस्त और सर्कल वो उनका बहुत अच्छा था, बड़े भाइयों का, बड़े भाई रणधीर जी, उन्होंने खूब मतलब वो पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं जनरली। जहाँ उनका डिस्कशन, उनका मैं उनसे परिवार में पूछता भी उन चीज़ें। तो एक दिन शाम को कुछ दोस्त उनके आए हुए थे, पूछने लगे ऐसे, ये क्या कर रहा है? तो एक इनके टीचर ही फ्रेंड थे, वो परिवार में बड़े यूज्ड टू थे, मतलब वो फैमिली मेम्बर ही थे। तो कहते ये सारा इतना एजुकेटेड फैमिली है, ये तो मतलब अनपढ़ आदमी है घर में। वो बात चुप गई। हाँ। तो उसी रात से ही मतलब डिसाइड कर लिया कि उसी रात मतलब सुबह मुझे पता है कि मतलब मिनटें इनके रात काटी। सुबह उठते ही अपने +2 के जो फॉर्म वगैरह थे वो फिलअप किए, वो सारे जो री बची हुई थी वो डाली, मतलब जो फॉर्म कर सकते थे उस टाइम नौकरी के लिए, जो 10+2 और 10 बेस पे नौकरियां थी, अल्टीमेट फॉर्म भर दिया मतलब नेक्स्ट 15 डेज में, जितने वो तब तक ऐसे निकलती रहती थी जॉब। हाँ, बिल्कुल। वो करना स्टार्ट किया और उस लाइन से मैंने जितना मेरा सर्कल था, मैं डेली मतलब 10-20 बच्चों के साथ घूमने निकलना, ये सब बाइक पे निकलना, वो तब था। मैंने उसी दिन उस रात से ही मतलब अपनी माँ को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि कोई भी मिलने आए बोल देना है नहीं। अच्छा। मैंने जो सगे भाई मतलब मेरे भाई 3 भाई, हम 4 भाई ऐसे थे जो चाचा के 24 घंटे साथ में रहते थे। इनफैक्ट मैंने उनको भी बोल दिया कि भाई इनको भी अभी आए ना, बोला नहीं आए, और 24 घंटे भी रहते थे। तो वहां से वो ट्विस्ट होके फिर मैंने एजुकेशन मतलब दिन रात खूब पढ़ाई पे ही रखा। खेल में भी बहुत अच्छा था, बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिली खेल के लिए भी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे इंटरनेशनल अकेले की खो-खो गेम में अकेले की सिलेक्शन हुई, लेकिन मैं टाइम पीछे इतना बर्बाद कर चुका था 2-3 साल वो, तो उस इंटरनेशनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी नहीं गया। आई वाज द ओनली पर्सन दैट टाइम। इनफैक्ट जब मैं गांव के कॉलेज में 10+2 वाला टाइम था जी, लॉन्ग जंप लगभग 22.5 फीट का लॉन्ग जंप था। अच्छा, उस टाइम आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में, मतलब मैं खो-खो जब खेलता था, इनफैक्ट जब मैं खेलता था 3-3 4-4 गांव की टीम थी, उनको ट्रेनिंग कर देता था। हर टीचर अलग अलग बुला लेते थे मुझे। मेरे पिताजी मुझे यहाँ गाँव जब मैं चलाना पड़ता सिखाते थे, उनका सिखाया हुआ था। बट फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की बहुत अच्छी थी, तो गेम के लिए बड़ा मतलब परफेक्ट था। बट समहाउ वो सर्कमस्टांसेस नहीं बने, तो फिर अपना मैं इनफैक्ट जब ग्रेजुएशन की तो उस टाइम भी टॉप ही रहा, कभी फर्स्ट पोजीशन कभी सेकंड पोजीशन, नहीं एजुकेशन में, टूरिज्म मैनेजमेंट की भी।
इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल में पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है, पर एग्जाम टॉप करने का भी पैसा मिलता है। हाँ। हमारी एक तो ये भी इंटेंशन रहती थी कि टॉप करेंगे, कुछ 400-500 रुपए उसके मिलेंगे, और वो जो कैंटीन पार्टी होती थी उन पैसों से वो चलता था। हाँ। और यही कोर्स जो बीटीएम का था, उस टाइम यूनिवर्सिटी में फीस मेरे ख्याल से 20-22 हजार रुपए होती थी, और में भी ज्यादा, और कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में 2-2.5 हजार रुपए थी जी। तो मैं घर से बड़े भाई को बोल के कि मैंने वो 25-30 हजार रुपए जो फीस है वो लेके निकल गए। 2.5 हजार वहाँ पे सबमिट कराए, 20 हजार वो पार्टियों में और उनमें। वो फैमिली में पता चला था? नहीं पता चला, अब तो बता देता हूँ, मतलब अच्छा, बता दिया। उसके बाद बताया था? उसके बाद बता देते हैं, मतलब उस टाइम तो मार पड़ती के, तो हम घर के आ रहे हैं, बताते तो पड़ती बहुत चीजें ऐसी, तो मतलब पैसे तो मतलब मैंने खूब उड़ाए इस टाइम में ना। सब अर्निंग थे, तो मैं कभी भाभी से ले जाता था, कभी भाई से ले लेता, कभी दूसरे भाई से ले लेता था, कभी पिताजी से ले लेता था। मतलब एक किस्सा और सुनाऊंगा जी। मेरे पिताजी तो मतलब पैसे के लिए थोड़ा सा है थे कि कॉन्शियस पूछते थे हर चीज के लिए। तो पता नहीं बड़े भाई की शादी का हार था या मैं भी कोई और किसी ओकेजन से, हमारे मंदिर में एक हनुमान जी के मूर्त लगी हुई थी, और नोटों वाला जो माला होती है, उसमें 500 के नोट लगे हुए ऊपर, बीच में हनुमान जी ऐसे बैठे। मैं तो उसको पूजा के लिए घुसूं, मंदिर में मत्था रखो, 500 तो कंटिन्यूस मैं तो, ये कब की बात है? +1 +2 के बाद या तभी की? ये कॉलेज की बात है। कॉलेज की बात है। तो कंटिन्यूस मैं तो एक डेली उसमें होता 5-10 हजार रुपए जितने मैं। अच्छा, तो घर वाले नहीं देखते कि ये पैसे कम होते जा रहे हैं? वो कभी ध्यान नहीं गया ना, मतलब उसकी तरफ तो मैं एक निकाल रहा था, ऐसे एक साइड से निकालूंगा, एक दूसरी साइड से निकाल लूं। तो एक दिन मतलब मैं डेली पूजा करने जाता, रेक निकाल लेता। एक दिन ऐसा आया, मेरे पिताजी पूजा करने के लिए गए वहां पे, हनुमान जी अकेले बैठे थे, इधर पैसे ना उधर पैसे। क्या रिएक्शन रहा उनका? मतलब उनको पता था कि करे तो नहीं होगा, किसने निकाले। मैंने कहा आज निकाले जी, रोज निकाल रहा हूँ, एक दिन का काम नहीं है। पार्टियां चलती थी डेली, तो ऐसे रहा। तो अच्छा था, बट फैमिली मतलब ठीक है, सबको गलत काम के लिए हर फैमिली चाहती है कि उनका बच्चा गलत दिशा में ना जाए। तो मेरे पिताजी का तो मतलब पर्सनल इंटरेस्ट भी था मेरे में, वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ, मतलब जनरली एजुकेशन में ठीक ही रहा स्टार्टिंग से। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा तो अच्छा बोलूंगा कि मतलब आपके पिता चाहते क्या कि मेरा बेटा ये बने, कुछ नहीं कैरियर डॉक्टर या नहीं थे, उनको जनरली यही था कि जल्दी से कोई टेस्ट क्लियर करे और अपना सरकारी नौकरी लगे। बट स्टिल वो डेस्टिनी होती है। टूरिज्म में जाना था, तो वो भी ऐसे था कि बीएससी का एडमिशन लेने के लिए गए थे। हाँ। तो उधर से एक नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट था आपका? मतलब नॉन मेडिकल में था, नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट था। मैथ अच्छा था, इनफैक्ट +1 में सीनियर सेकेंडरी में 100 आउट ऑफ 100 जाके फर्स्ट ईयर +1 में ये मार दिया। मतलब नहीं कहीं यहाँ पे भी ऐसा हो कि दोस्त चले गए नॉन मेडिकल में, मैंने भी एडमिशन करवा लिया। ये भी एक रीजन होता है +1 +2 में ना, जनरली आज भी ये रीजन होता है कि जो फैमिली में जैसे कजन थे वो पहले नॉन मेडिकल में चले गए, फिर हमने ले लिया, फिर उसके बाद जो मेरे कजन्स थे वो जूनियर में से वो भी एक जनरली ये भी होता ही है कि जो फैमिली कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ज्यादा सा एक्सप्लोर नहीं करते। और टूरिज्म मैनेजमेंट तो किसी को पता ही नहीं था। बिल्कुल। मैं भी लेने गया था बीएससी का सोच के, बट वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने एक लेक्चरर जो उधर करनाल कॉलेज में वो नॉन थे, उनके नए कोर्स आए आपको BIM BCA BTM, और वो हमारा पहला बैच था वो इनफैक्ट उस कॉलेज का। तो उस टाइम तो पता था आपको BTM होती क्या है? नहीं बताया था। टूरिज्म सोच के सोचा कहीं घूमने का मौका तो मिलेगा, बस इस टूरिज्म वर्ल्ड पे अटक गए और BTM में चले गए। तो उन्होंने थोड़ा सा एडवाइस किया कि ये नए कोर्सेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी। इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि प्राइवेट साइड होगा। दिल्ली कभी नहीं गए थे उस टाइम से, मतलब पहले मैं जब इंटरव्यू देने गया उससे पहले कभी दिल्ली गया नहीं था। वो पहली बार था ट्रेन से जाना, वो सब चीजें। लेकिन अच्छी रही जर्नी, बहुत संघर्ष करना पड़ा हर चीज के लिए। राजनीति का पॉइंट भी ऐसा ही है। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीति का भी ऐसे ही एक पॉइंट आया कि हम सब दोस्त ऐसे ही मतलब सोशली करते थे, तो किसी दिन ऐसे ही राजनीति की बातें भी स्टार्ट हो गई, बीच में गॉसिप स्टार्ट हो जाते हैं बैठ के। किसी एक साथी ने कहा मैं राजनीति करना, हम सबने बोला हाँ करो भाई, बहुत अच्छी चीज है, हम सपोर्ट करेंगे, हम भी जाएंगे, कभी यहीं भी जाएंगे। तो किसी बात पे जनरली मैंने एक दिन वैसे बैठा, मैंने कहा मैं भी राजनीति में जाऊंगा।
और उस टाइम तक भी राजनीति कोई ऐसा इच्छा भी नहीं थी, कोई लिंक्स भी नहीं थे, बोल दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोल दिया। तो उसमें भी मतलब जिसको हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं वही साथी बोला नहीं नहीं तुम कैसे, नहीं मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, फिर वही जो मैं बोलता हूँ ट्विस्टिक लाइन थी वो भी, हाँ, भाई ईगो हर्ट, अब तो करूंगा, अब तो करना करके है। देखना ही है, हाँ। देखना है। तो पहले दिन जब मैंने इनफैक्ट मुझे पता था कि मेरी एजुकेशन बताया मैंने जैसे कि कुरुक्षेत्र करनाल, फिर करियर पे बाहर जी, कई लोग तो मुझे गांव में भी नहीं, ऐसे टाइम था कि कई लोग तो गांव में भी नहीं जानते थे कि मैं भी मास्टर जी का लड़का हूँ। हाँ तो मुझे पता था कि टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा इतना मैं वेल नोन चेहरा नहीं हूँ। जी, तो मैंने लगभग इलेक्शन का जो टाइम है उससे 2-3 साल पहले स्टार्ट कर दिया। फिर ये पता ही नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन के 2 साल लग जाएंगे। चुनाव के बाद भी जो समय पिछला टाइम पीरियड था उसके बाद 2 साल एडमिनिस्ट्रेशन रहा। तो 2 साल 3 साल पहले मैंने पोस्टर लगा दिया ऐसे न्यू ईयर पे बधाई देने के लिए। पूरे जितने 13 गांव आते थे मैंने पूछा कि पिछले पार्षद से कितने गांव कहाँ से आते हैं, उनमें पोस्टर लगवा दिए मैंने। जैसे पोस्टर लगे तो ऑब्वियसली ग्राम जो गांव की एक पृष्ठभूमि ऐसी है, हर चौपाल पे हर जगह जिक्र चल रहा है ये कौन है, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है। मैंने कहा अच्छा है, इससे जिक्र में आएंगे तो बात हाँ, चर्चा में तो आए, चर्चा में आ गए। हाँ। फिर मैंने 4-5 साल जितने भी महापुरुषों की जन्म ये पुण्यतिथि या जयंती होती रही, हर समाज के उसमें प्रोग्राम में जाना स्टार्ट कर तो मतलब दिया। कुछ इस तरीके से आपकी पॉलिटिक्स शुरुआत हुई। स्टार्ट ठीक हो है, गई। ठीक है। मैं हर उस पे हाँ। जहाँ डोनेशन दे सकता था, जिस दिया हर समाज को आपने। मैंने डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया। हर किसी के सुख दुख में जाना स्टार्ट कर दिया, तो विजिबिलिटी बढ़ गई। फिर मैंने मेहनत भी मतलब डबल ट्रिपल कर दी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ गया, जब चुनाव चल रहा था तो हमारे नेक्स्ट गांव से भी एक कैंडिडेट थे, वो सिंगल कैंडिडेट हो गए। हमारा गांव से 2 कैंडिडेट और आ गए, तो 3 कैंडिडेट एक गांव, और दोनों की वोट लगभग बराबर है। वो भी ये जिला परिषद के परिषद जब मेंबर बन रहे थे, अच्छा, ठीक है, हाँ। तब बहुत चैलेंजिंग पोजीशन पे आ गया। उस टाइम में एक गांव से 3 कैंडिडेट हो जाना और एक गांव से 1 कैंडिडेट अकेला रह जाना, तो ऑटोमेटिकली ये लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल पोजीशन आ गई। उस टाइम में हमने इतनी मेहनत की, मतलब हार्डली किसी जिला पार्षद ने 2-2, 3-3 बार डोर टू डोर किया है। हमने सुबह 6 बजे से लेके रात के 12-12, 1-1 बजे तक डोर टू डोर कंटिन्यूस चले हैं। तो हर जगह मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो उस मेहनत की बदौलत। जब आपके घर में इलेक्शन की चर्चा हुई तब आपके ब्रदर का, आपकी माता का क्या रिएक्शन रहा है? मेरे बड़े भाई हमेशा मतलब मेरे फेवर में है ही थे, जो डिस्कशन उनके साथ थोड़ा पॉलिटिकली हो जाती थी बातें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए सोशली, उसके लिए नाम के लिए या मतलब एक फेम के लिए जनरली सबके होता ही है कि मैं कुछ अच्छा करूं समाज के लिए। बिल्कुल। सोशली भी तभी आदमी को लगता है कि मैं किसी के लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकूं, ये भाई से जिक्र होता था। बट जिस दिन मैंने अपनी वाइफ को और जिस दिन अपनी माँ को, मैंने पहले दिन बोला, मैंने अपनी माँ को बोला माँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तुझे क्या, तू कैसे जीतेगा, तुझे कौन जानता है। तो घर से ही रिएक्शन इतने नेगेटिव थे, आई वाज सरप्राइज्ड, डिमोटिवेट हुए? नहीं वो मैं मतलब इस बात में बड़ा मतलब बोल सकता हूँ कि मैं अपना निश्चय थोड़ा सा मतलब रहता है अटल की कर लेकर। मैंने कहा माँ क्या होगा, हार जाऊंगा, लोग जानने तो लग जाएंगे एटलीस्ट। पहली बार आपने चुनाव लड़ा? पहली बार चुनाव लड़ा। ठीक है, हाँ। इनफैक्ट मेरे पिताजी को बिल्कुल चुनाव पसंद नहीं था, ना किसी को कभी सपोर्ट किया, ना कभी किसी साथ गए। अपने घर में रह के किसी को वोट देनी है, घर में बैठ के डिस्कस किया और वोट दे दी। ठीक। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था इनफैक्ट राजनीति में जाना। बट हम दोनों भाइयों को ज्यादा था, इनफैक्ट तीसरे भाई से डिस्कस कर लेते हैं, बट उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था। सर एक बात और बताइए, आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? कितने साल हो गए आपकी शादी को? कमाल की बात यह है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक दिन पहले, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे वाह, बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक यू वेरी मच जी। और 2010 में मेरी शादी हो गई थी जी। और जो मिसेज हैं वो बहुत सपोर्टिव है। और मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं फैमिली ना हो ऐसी सपोर्टिव, राजनीति में आदमी काम नहीं कर सकता। और इतना ये कोई स्ट्रेसफुल जॉब है। हाँ। जब आपको साथ में फैमिली भी लेके चलनी है, फैमिली के काम भी करने हैं, सबको खुश भी रखना है, फैमिली काम करना, यानी कि आप काम कर रहे हो और आपसे नाराज होते जा रहे हैं। जनरली कभी कभी काम के दौरान फ्रस्ट्रेशन इतनी हाई लेवल होती है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है, मैं बोलता हूँ जिला परिषद भी बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, जैसे पार्षद की भी
खुशी का ख्याल रखना होता है कि सब खुश हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी सबसे बना के रखना, जी पार्टी लाइन पे भी काम करना, पार्टी लाइन से बाहर काम ना हो, और सब जो कोई गलत काम करने वाले हैं या कोई ऐसे काम कई बार ऐसी सिफारिशें होती हैं उन सब से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट। वो फ्रस्ट्रेशन होते हुए वो एक अच्छी फैमिली के कारण ही आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं तो इलेक्शन के टाइम में आपकी वाइफ और आपकी मदर ने सपोर्ट किया आपको? देखो, उनका इंटरेस्ट नहीं है आज भी, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। आज भी उनका पॉलिटिकली इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि उनका टाइम सारा का सारा सोसाइटी में जाता है। मैं जनरली शाम को और सुबह ही टाइम मिलता है फैमिली या बच्चों के साथ बैठने का। लेकिन स्पोर्टिव बात करूँ, उन्होंने हर कदम पे बहुत साथ निभाया, तभी जाके आज ये इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं 12-12 1-1 बजे तक बाहर रहा, सुबह सुबह निकल जाना, कपड़े आपके रेडी मिलने, आपको घर में चाहे 20 गेस्ट आए 50 गेस्ट आए, वो पूरी फैमिली, माँ भाभी और मेरी जो मिसेस हैं, मिला के उनको खाना भी खिलाना, चाय पिलाना। इनफैक्ट जब मैं नहीं होता, कोई मिलने आता है सबको चाय पानी पिला के भेजना, उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और इनफैक्ट बोलता हूँ, मेरा जो इमेज है 30% मेरा है, 70% घर वालों का ही है। उन्होंने बाकी सब लोगों को उस सेटिस्फेक्शन लेवल पे रखा है, लोग आके अप्रिशिएट करके जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। उनका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा तो कुछ एक ऐसी चीजें होती है ना, फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं, कुछ सिखा के जाती है। तो उस इलेक्शन में आपने क्या कुछ सीखा? देख, सीखने का इलेक्शन में बोलता हूँ, मतलब मेरा पर्सनल एक ओपिनियन ये भी है, हर एक आदमी को जीवन में इलेक्शन लड़ना चाहिए, एटलीस्ट एक इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको सोसाइटी का ज्ञान इलेक्शन लड़ने के बगैर नहीं आता। लोग, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई आपको जानकारी नहीं है, वो आपके लिए मेहनत भी करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपके साथ भी चलते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे काम भी करते हैं। कई लोग आपके साथ होते हैं जो पहले जो बोलते हैं आपके बहुत आगे लेके चलेंगे, ये करेंगे। इलेक्शन वो भी दिखाता है कि जो बहुत खास थे, जिनके आप बहुत काम आए, जिनके बहुत काम किए, इलेक्शन के दौरान वो मे बी जेलिस फैक्टर बोल सकते हो, या टांग खींचने वाले भी मिले बहुत होते हैं। मतलब इलेक्शन जब चलता है, आपको डेली एक कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है, वो ये कर रहा है, कोई बात नहीं, लिव इट ये। बट मैंने क्रिटिसिज्म की राजनीति नहीं की है। जनरली जिसका पता लग गया कि इसने आपके लिए गलत किया है, ये गलत कर रहा है, हमने कभी भी ये नहीं सोचा है उसके लिए कुछ गलत करें या उसके लिए बारे में गलत सोचें। इनफैक्ट परमात्मा मुझे कभी ऐसा समय दे, उनके लिए भी कोई मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं, उनके लिए भी मैं अच्छा काम करूंगा जी, ये सोच के कि अब वो हर किसी का थोड़ा प्रोसेस है, वो गलत सोच रहा है और मैं उसके बारे में बदले के लिए निकलूं, इसका गलत करूं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ना है, सबका अच्छा करते चलो। बिल्कुल। एक सुप्रीम पावर ऊपर बैठा है, वो सबके बारे में सोचता है जी, अच्छा ही सोचेगा। फिर जब आप इलेक्शन जीते जी, तब क्या रिएक्शन रहा आपका, आपकी फैमिली का? बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए वो। इनफैक्ट पिताजी तब जा चुके थे, माता जी मतलब और फैमिली का, तब लगता है कि हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया है, मतलब इनको भी चाहते हैं लोग। तो घर वाले तब खुश थे, मतलब जनरली माँ को नहीं था कि, इनफैक्ट बातें में एक दिन बहन से फोन पे बात हुई कि इलेक्शन लड़ रहा है, मैं लड़ूंगा। तो तुझे वो भी मतलब यही थी कि माँ फोन करती रहती थी, कभी भाई को कभी बहन को, कि ये राजनीति करने की सोच रहा है, इसे इलेक्शन जीत जाएगा ये। बहन बोलती शर्त लगा, तू जीत जाएगा तू। इनफैक्ट बहन से बोली हाँ लगा ले, मैंने कहा। इनफैक्ट 1 लाख रुपए की शर्त लगी। अच्छा। तो दिए, बहन ने दिए, बहन ने दिए। इनफैक्ट बहन हारी तो ऑब्वियसली देना उसको, तो बट वो एक बात पर्सनल, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो जनरली वो चलता रहता है। बट कहीं ना कहीं दिल से तो उनकी विशेष यही थी कि जीते। डेली बेसिस पूछते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। जिनकी बहन के कोई जानकार थे, कोई सहेलियाँ, कोई और जानकार टीचर, सबको वो फ़ोन करते थे, भाई फ़ोन करते थे, रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट किया, मामा सब, फूफा, सब लोग राजनीति के टाइम में सबने सपोर्ट किया। घर आए, दोस्तों ने खूब सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे दोस्त इतने गजब थे,
मैं तो सुबह आके जब ऑफिस पहुंचता था, हमने गांव में ऑफिस बना रखा था, सब पूरी मैनेजमेंट रेडी होती थी, हर चीज, गाड़ियां 10-15 जो थी वो आई मिलती थी, अच्छा। कहाँ जाना है वो रेडी मिलता था, किसी सरपंच से बात कर सब रेडी, इलेक्शन टाइम में हाँ इतना पूरा गजब सपोर्ट मिला, पूरा अपनी नौकरियां छोड़ आ गए थे। हाँ इलेक्शन लड़ने के टाइम नौकरियां छोड़ के वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट देखा। हाँ। और वो मतलब मिरेकल था कि जो जिस प्रकार से हमने नए चेहरा होते हुए जीतना बहुत मुश्किल था मतलब, और उन्होंने जो करके दिखाया है, और इलेक्शन भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हुई। आप चुनाव जीत गए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आप बने जी जिला परिषद के। उसके बाद अब 30 अक्टूबर को आपको बर्थडे गिफ्ट मिला, आप जिला परिषद के चेयरमैन आप बने, और तब आपको आपके पिताजी की याद आई। देखिए मतलब ऋचा जी, क्योंकि उस टाइम तक शायद आपके पिताजी चल बसे थे, 2020 की बात है, और 2022 में आपने चुनाव लड़ा, आप जीते, तो कुर्सी पर जब आप बैठे तब देखिए क्या होता है ऋचा जी, हर माँ बाप का सपना होता है उसका बेटा कुछ अच्छा करे और नाम करे, और हर बेटे का सपना होता है अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाए। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब पिताजी के बारे में और एक कमाल की बात उस दिन ये हुई, मेरे दोस्त हैं जिला परिषद में, दीप, उन्होंने पिताजी की फोटो उस दिन गिफ्ट किया आपको। तो उस दिन चाहता था कि वो होते ही। तो आपकी टेबल पर रखी है वो फोटो आज भी? जी वो एक्चुअली मेरे रोल मॉडल थे, और ओबियसली होते अच्छा लगता, उनको बताने का समय मिलता, लेकिन शायद परमात्मा को यही मंजूर था। वो 3 दिसंबर 2020 को चले गए थे। स्टिल इलेक्शन में लड़ा, जीते भी। एक साल में लगभग 2-3 इलेक्शन हो गए, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट के लिए भी तैयारी की, और इसमें बड़ा कशमकश होता है, भाग दौड़, एक दूसरे को बनाना जाना, बहुत कशमकश होता है। तो कोशिश की पहले टाइम भी, फिर वाइस प्रेसिडेंट ही मिली, फिर सब ठीक चलने लगा, फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि 2 पार्टियों के समन्वय से ऐसा हुआ था, फिर पार्टी का लाइंस भी ख़त्म हो गया, फिर कुछ एक बातों में खींचतान हो जाती है जिला परिषद जब काम होते हैं, तो हो गई। फिर नो कॉन्फिडेंस जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे उनका आया, फिर चेयरमैन के लिए नाम भी सभी साथियों ने किया, और आज परमात्मा की दया से सब 21 के 21 मैं बोलूँगा भाई बहन ही हैं, और एक कमरे में बैठ के बात करते हैं, जिनसे गिला शिकवा कुछ था ही नहीं, या कुछ होगा भी, मतलब जिनसे था थोड़ा बहुत वो भी दूर करने की कोशिश करें किसी को, क्योंकि सब काम करने के लिए
डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। बट जब एक माँ बाप आपके इनफैक्ट ना भी हो, मतलब जब आपके पास भी ना हो, तब भी आपको एक पावर माँ बाप से मिलती है। इनफैक्ट विचारों की बात करूँ, पापा से बहुत मिलते थे, तो उनके साथ तो बहुत अच्छे बॉन्डिंग थी, बैठते थे। मतलब उनको लगभग 2012 में पैरालिटिकल अटैक आ गया था, काफ़ी रिवाइव किया, लेकिन वो बोलना, मतलब ये थ्रोट उनकी वो मतलब ब्लॉक हो गई थी, तो उनका बोलना भी मतलब इशारे बहुत कम हो गया था। बट स्टिल डेली जब भी हम बाहर आते हैं, सब साथ में उनके साथ बैठ जाते थे, उनसे डिस्कस करते थे, जो बातें होती थी वो भी बताता था जी। मेरे ख्याल से माँ बाप की तो ज़रूरत हर किसी को होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जी आज भी इनके पिता की जो फोटो है इनकी चेयर पर है, और काफ़ी लगाव था इनका अपने पिताजी के साथ। चलिए, इनसे हटके जी। एक कनेक्शन हो रहा है आपका 13 और 30 से। जी, 13 और 30 का भी मैं बोलूँगा काफ़ी कनेक्शन रहा है लाइफ में। 13 सेक्टर की बात कर रहे हैं, 13 सेक्टर से चंडीगढ़ में तो इसको बोला गया है कि मतलब क्योंकि चंडीगढ़ डिज़ाइन किया है एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कोबशलर ने जी। कि 13 शुभ नहीं होता, मैं बोलता हूँ, बट गुरु नानक देव जी कहते थे सब 13 तो मेरे लिए तो मुझे लगता 13 को मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, क्योंकि 12 को कैंसिल हुआ, 13 को प्रेसिडेंट बना। 13 ही मेरा जो जिस वार्ड से मैंने इलेक्शन लड़ा वो भी 13 ही तारीख, मतलब 13 वार्ड है। और कोइंसिडेंस कही है, जहाँ पे हमारा जिला परिषद का ऑफिस है वो इस शहर का वार्ड नंबर 13 है। मैंने जिस दिन देखा जनकपुरी वार्ड नंबर 13 हूँ, मैंने कहा आई वाज सरप्राइज कि ये 13 का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे उनकी गाड़ी का नंबर भी 13 है। अरे और 30 अक्टूबर को आपको चेयरमैन नहीं मिली। 30 अक्टूबर को मेरा जिला पार्षद का जो इलेक्शन होता 30 अक्टूबर को हुआ था। इलेक्शन जब पार्षद बने, ठीक वो इलेक्शन 30 अक्टूबर को हुआ था। 30 अक्टूबर को जन्मदिन है। 30 अक्टूबर को ही जब अब मैं चेयरमैन बना हूँ वो 30 अक्टूबर था। तो मैं बोलता हूँ ये 13 और 30 का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल जो लाइफ में आता रहता है। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन ही है जी। अच्छा, तो आप अभी बीजेपी पार्टी को आप की तरफ से हैं आप, तो आपने सबसे पहली पार्टी यही ज्वाइन की या इससे पहले कोई अदर पार्टी में थे या यही? नहीं, कैसे? देखिए मैंने पर्सनली जब अपना कैरियर स्टार्ट किया जी, पहली वोट जब नायब सैनी जी को जब उनको डाले तो वो तो वोट डालना था। फिर हमारे पूर्व में हमारे जो अभी प्रदेश उपाध्यक्ष है श्री वेदपाल जी, उनके इलेक्शन में सक्रिय भूमिका निभाई, उनके साथ हर जगह इलेक्शन लड़ना, कैंपेन, भाग दौड़ खूब की उस टाइम भी। फिर सक्रिय मेंबर बने, जितने भी पार्टी के प्रोग्राम होने स्टार्ट हो गए, तो लगभग आज मैं बात करूं तो 6-7 साल तो ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से वोट डालना एक बीजेपी का वो उसमें फेवर में होना अलग बात है, लेकिन एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, हर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बोलूँगा लगभग 6-6.5 साल ऐसे हैं जो कंटिन्यूस हम मतलब भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को ही। और मेरे राजनीतिक या मैं आदर्श मानूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ना मतलब किताबों में पढ़ना नहीं, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना। वो राष्ट्र प्रेम जो उनसे सीख लेगा, मैं बोलता हूँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। वो किसी जनेवा में किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारी जो दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनके सोनिया गांधी जी को बाहर की नारी और इस तरह से कुछ संबोधित किया, तो उन्होंने पत्रकार जी को ही, जो उस टाइम में जो मीडिया के बंदे थे, उनको ही बोला, भाई वो हमारे देश की बहू है, आप हमारे घर में 10 झगड़े हो सकते हैं, हम उन झगड़ों को सुलझाएंगे, हम देश को, पार्टियां, उनकी एक कथन भी है, आपने सुना भी होगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो जिसको देश से प्रेम है उनसे राजनीति सीखें, उनको उनके बहुत कोट हैं, उनको पढ़ें, मतलब आपको आगे जाने का बहुत मौका मिलेगा। और ये देश की राजनीति खत्म करके आप सिर्फ, और जैसे आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सिर्फ देश को 2047 तक का विजन उन्होंने तैयार कर रखा है। सोचिए 2047 में क्या नरेंद्र मोदी जी होंगे। उन्होंने बोला है कि हमारे देश का 2047 में विकसित भारत का एक जो सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए काम रोड मैप तैयार कर रखा है। आप ये मत सोचिए कि वो आज जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक के बारे में सोच रहे हैं, तब तक नहीं है। हम भी जब पद पे हैं नहीं है, ये देश और उस देश में कहीं ना कहीं भूमिका गांव की है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, हमारे हलके की है, हमारे हरियाणा की है। जितनी सक्रिय भूमिका हम उनको सपोर्ट कर सकेंगे, जितना अच्छा जल्दी से हम डेवलप गांव दे पाएंगे। हमारे 270 गांव हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी। और मेरा भी मतलब पर्सनली सोच भी है कि वो 270 गांव भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के हाथ मजबूत करें। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने मतलब जो काम किए हैं, जो मनोहर खट्टर जी का आप काम देखेंगे बिना खर्ची बिना पर्ची, ये सोच में ही नहीं था। लोगों को लगता ब्लड में एक वो चला गया था कि या तो पैसे से काम होता है या सिफारिश से काम होता है। अभी आप देखो हमारी जैसे ही सीएम साहब ने शपथ ली उसी दिन 25,000 लोगों को बिना एक पैसे ले एक आदमी ढूंढ के लेके नहीं आ सकता कि आप किसी ने सिफारिश से काम हुआ है या किसी पैसे के साथ काम हुआ है। वो दृष्टिकोण, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए वो जज्बा हर किसी आदमी को लेके आना पड़ेगा, तभी हमारा देश वो एक विकसित देश दोबारा से बन पाएगा। बिल्कुल। तो सर आप जिस गांव से हैं, बड़ा राजनीतिक गांव है, क्योंकि उस गांव ने 5 एमएलए मंत्री दिए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए ये सच है। मेरा गांव मतलब मुझे अपने इनफैक्ट आप देखते होंगे मैं अपने नाम के पीछे मैं अपने गांव का नाम लगाता हूँ। मुझे अपने गांव पे बड़ा गर्व है जी। और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं, ये गांव धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे गांव में कर्ण का जो मंदिर जिसमें जहाँ पे कर्ण का अंतिम समय कर्ण का वध हुआ, तो मेरे गांव में कर्ण गढ़ रथेश्वर तीर्थ वो गांव में ही है। हमारे गांव में कपिल मुनि जहाँ सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, कपिल मुनि जहाँ पे हम दिए की बात दिवाली की बात कर रहे थे वहीं पे बनाया जाता है, वो है। कुलतारण तीर्थ है जिसका वेद पुराणों में जिन जो मैं आपको स्थान बता रहा हूँ 48 कोस की जी इनको वेदों पुराणों में भी महिमा का गुणगान है। हम स्थानों का राजनीतिक दृष्टि से बात करें, हमारे गांव से 5 विधायक रहे हैं। इनफैक्ट हमारे गांव से ही चौधरी ईश्वर सिंह जी जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं जी, उन्होंने उनकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस समय में भी सोच उनकी इस लेवल की सोच थी। ये तो नारा हमारे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे भारत के लिए दिया है जी। हमारे हलके में उस समय में 3 कॉलेज जो लड़कियों के लिए खोले गए थे। तो एजुकेशन की दृष्टि से बात करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी हिसार है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज गांव में है और लगभग 150-200 एकड़ में वो कॉलेज है उसका सारा। इनफैक्ट कई वर्षों से ग्रामवासी और हम हमारा ग्रुप भी जो युवा संगम मंच या हम पर्सनली बात करें उसको यूनिवर्सिटी के लिए नॉर्थ हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जहाँ क्योंकि रिसर्च सेंटर है उसके अंदर बहुत से जी। तो उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम पिछले दिनों हमारे विधायक जी के माध्यम से सीएम साहब के अभी भी लगे हुए हैं। मतलब उस काम के लिए हम आने वाले समय चाहते हैं कि वो जो कॉलेज है फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी हो और हमारे उत्तरी हरियाणा में एक ऐसा रिसर्च सेंटर मिल जाए जहाँ पे किसानों को और लोगों को बेनिफिट हो। कॉलेज हमारे इनफैक्ट बाबू नंदराम जी 1937-38 के टाइम में जब पंजाब हरियाणा इकट्ठा था जी, उस टाइम में हमारे एमएलसी रहे हैं जो आज उस एरिया में लगभग 20 से 22 एमएलए बनते हैं। उस टाइम में वो लाहौर पढ़े और गांव से उनके नाम पे आज गांव में कॉलेज है, बाबू नंदराम कॉलेज है। हमारे गांव से इनेलो में चौधरी मक्खन सिंह जी विधायक रहे हैं जी। चौधरी अमर सिंह जी आपके यहाँ चीका से हमारे गांव से ही है, वो चीका में एमएलए बने हैं। तो ग्रामीण आप देखेंगे राजनीतिक कहीं ना कहीं दृष्टिकोण ये हो सकता है कि वो डीएनए वो वहाँ से राजनीतिक था, कहीं ना कहीं चीजें सोच में सुनने को मिलती थी, कैसे उस टाइम में काम हुए, कैसे काम कराते थे। हमारे जो स्पोर्ट्स की बात करूँ, हमारे गांव से अर्जुन अवार्डी हुए हैं चौधरी बलवंत सिंह बल्लू, जिन्होंने 15 साल वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं। अरे वाह। और उनका बहुत बड़ा नाम, मतलब उनका नाम इतना बड़ा है कि वॉलीबॉल में हार्डली कोई आप इतना बड़ा नाम सुनोगे जी। उन्होंने उनके बहुत अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी रहे हैं वो जी जी जी।
तो आप किसी भी दृष्टि से एजुकेशन में हमारे गांव में जेएफटी थी, खेल में नर्सरी थी, वो बास्केटबॉल नर्सरी थी, हर चीज मतलब। तो सर कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए ये रहा है, क्योंकि परिवार से तो कोई नहीं था राजनीति में, लेकिन गांव से पूरा बड़ा राजनीतिक गांव था, कितना बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए? मैं बोलता हूँ ये पूरा गांव राजनीतिक था और पूरा गांव को मैंने परिवार मान लिया और वहां से सीखने को बहुत कुछ मिल गया। हर पार्टी के इंग्रेडिएंट्स मुझे सीखने को मिले। चारों तरफ राजनीतिक बातें जब थोड़ी सी भी स्टार्ट होती है गांव में, हर आदमी राजनीतिक, हर बातें आपस में मतलब उस, और बुजुर्गों ने, बड़ों ने, साथियों ने, सबने वो सहयोग भी किया, बताया भी जी। मेरा जिंदगी में बड़ा भी था, जो मेरे कंपटीशन में खड़े थे मैं तो उनको भी हाथ जोड़ के पांव पकड़ के उनके तब इलेक्शन सेंटर में जाता था, उनसे भी सीखा। और इनफैक्ट मैं काम करते टाइम भी ये चाहता हूँ कि जो पहले हो चुके हैं, इनफैक्ट आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ जो हमारे जितने भी पूरे चेयरमैन हैं उनके साथ लंच करूँ यहाँ बुला के अपनी जिला परिषद, क्योंकि उनसे भी सीखने का मिलेगा मुझे। राजनीतिक कोई मेरा कोई ऐसा नहीं है कि प्रतिद्वंदी है, मुझे किससे कंपटीशन करना है। मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है। मुझे तो हर आदमी से सीखने का मौका मिले, मैं हर आदमी से सीखने की कोशिश करूँगा। तो सर ठीक है, आपने हर राजनीति से एक एक पहलू आपने सीखा है, तो एक ये कहावत भी है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। नहीं रिचा जी, देखिए मेहनत, मैंने आज तक कभी एस्ट्रोलॉजर को कभी अपना हाथ नहीं दिखाया और मैं दिखाऊंगा भी नहीं फॉर श्योर, क्योंकि जो आदमी मेहनत कर सकता है वो किसी भी फील्ड में हो, बिल्कुल मेहनत का हर आदमी को रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बिल्कुल। और ये क्या होता है कि जो राजा का बेटा राजा इसलिए बोला जाता है कि उसको फैमिली से ही वो सब आधे काम जो कैसे राजनीति करनी है, विरासत में मिल जाती है। हाँ। और उसको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हर जगह किससे वोट मांगनी है, की पर्सन कौन है। बिल्कुल। राजनीति में ये बहुत बड़ा गेम होता है। हाँ। मुझे हमें तो नहीं पता था, 2 साल तो हम ऐसे ही जहाँ से फोन आता था वहीं चले जाते थे। हाँ। फिर हर गांव में 10-20 की पर्सन होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है। वो हर एक आदमी वो जनसभाएं करा सकता है, मिला सकता है लोगों से। तो जो मेहनत कर सकता है, ऑब्वियसली राजा का बेटा राजा तब है वो मेहनती है। नए बंदे को डबल मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी, जो भी नया राजनीति। बट मैं सभी युवाओं को बोलूंगा कि राजनीति में, अच्छी राजनीति में पार्टिसिपेट जरूर करें जी। पैसे कमाने की दृष्टि से या सिर्फ अपना नाम के लिए ना आए, सोशल वेलफेयर के लिए भी राजनीति में आए, समाज का भला करने के लिए। ये कोई इतना मतलब इजी नहीं है कि राजनीति में आ गए आप बहुत आसानी से काम कर पाओगे। हर दिन एक नया चैलेंज है और चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तभी आप कुछ समाज के लिए और देश के लिए तभी कुछ कर पाओगे जी। ऐसे में जब आप, अब बात हम करते थोड़ी चेयरमैन मतलब तो आपके काम की, तो जैसे आप कुर्सी पर बैठे, कितनी जिम्मेदारी भरा एहसास आपको हुआ कि हाँ अब जिले की डोर हाथ में है? देखिए कितनी जिम्मेदारी रही? मैं एक बात बोलता हूँ हर बार, ये किसी को लगता है कि मैं राज मिल गया या चौधर मिल गई, उनका सोचना बहुत गलत है। जो भी राजनीति में से सोचता है, मैं तो पर्सनली ये सोचता हूँ कि जिम्मेवारी मिल गई, और पहले आपको एक वार्ड की जिम्मेवारी, 13 गांव की जिम्मेवारी थी, आज जिम्मेवारी 277 गांव की है। आज मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ गांव कोड़ के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे गांव कसाण के बारे में सोचना होगा, मुझे गांव नानकपुरा के बारे में सोचना होगा, मुझे गांव जखोली के बारे में सोचना होगा। हर कोने में जो गांव है, 277 गांव है, उनके लिए कुछ ऐसे नई स्कीमें या नए कार्य सोचने पड़ेंगे जहाँ पे हर किसी गांव का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और मैं अपने सारे साथियों से जब मंत्रणा करते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मैं भी उनसे बोलता हूँ कि आपके जो भी प्लान्स हैं वो ऐसे आने चाहिए कि आपके वार्ड के हर गांव तक उसका बेनिफिट पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप अपने राजनीतिक क्षेत्र या अपने पर्सनल गांव के बारे में सोचें। इनफैक्ट जो हमने अभी एक गांव और एक स्कूल गोद लेने का जो पहली मीटिंग में हमने स्टार्ट किया जी, उसमें ये चीज़ भी रखी थी कि जनरली हर आदमी अपने गांव में करना चाहता है। हमने ये एक स्पेशली ये रखा कि आप जो गांव गोद लोगे और जो स्कूल गोद लोगे वो आपका गांव नहीं होना चाहिए, वो अलग गांव और अलग स्कूल, दूसरा गांव। हाँ। हर जो पार्षद थे उनका खुद का गांव नहीं था, वो दूसरा गांव और दूसरा स्कूल था। तो अभी जो नाम आपके सामने आए हैं, और उनके लिए हमने प्लान भी कर रहे हैं काफी चीजें जी, जो उन स्पेशल 21 गांव जो अभी अडॉप्ट किए हैं उनके लिए स्पेशल होंगे,
वो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेंगे, ताकि उनको हम एज ए मॉडल डिस्ट्रिक्ट में पेश करें। और फॉर श्योर जो भी प्लान अगले 3 साल जिला परिषद में काम होंगे जी, वो हरियाणा के लिए सबसे नए काम होंगे, वो रेगुलर काम नहीं होंगे, नई स्कीमें और नए प्लान्स के साथ ही जिला परिषद चलेगी। जी जी जी। तो ऐसे में आपसे पहले जो जिला परिषद का जो नाम बदनाम रहा है, जो भी आप भली भांति परिचित हैं, तो उसको सुधारने के लिए कैसे प्रयासरत हैं आप? देखिए, हमने हर चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी आए चीज़ों में जी, उसके लिए टीमें बना रही हैं और काम कुछ कोई हर बंदे एक जैसे नहीं होते। कुछ समय पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जी, वो ना हो। हर चीज़ को मैं पर्सनली मॉनिटरिंग करता हूँ, सीओ साहब से मॉनिटरिंग कराता हूँ, डिप्टी सीओ मैडम से मॉनिटरिंग कराता हूँ। हर वंस इन अ वीक हर काम पे डिस्कशन करता हूँ जी, कि ये काम हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किसमें गलत क्या है, इसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, प्रोज कौन, हर उसके देख के काम को और फिर जाके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे काम करें जो काम रेगुलर गली नाली को छोड़ के, कि ऐसे काम हो जिसको फ्यूचर में भी आने वाली जनरेशन को बेनिफिट मिले, वो सब काम। और गांव उस लेवल पे डेवलप हो कि वो रोल मॉडल बने, कि गांव को कॉपी करके शहर आगे बढ़े। तो हम जो 21 गांव हैं, उन 21 गांव में कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, उनके लिए भी बहुत से प्लान हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं जी। इनफैक्ट अपकमिंग डेज में ये भी सोच है कि और जिला परिषद या जैसे कई जगह जहाँ पे इंदौर है, जैसे जी, इंदौर ने क्या रोल मॉडल अडॉप्ट किया, मैंने उसको सारा पढ़ा भी है। अच्छा। और जहाँ उदयपुर में सफाई के लिए क्या प्लान्स किए हैं, मैं उन और सिटीज को भी पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ आप जैसे पत्रकार साथियों से मिलके भी जानता हूँ कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। सीखने के लिए हर दिन है और मैं तो अपने आप को बोलता हूँ मुझे सबसे कम पता है, तो हर दिन कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिल जाए कुछ नया करने के लिए, गांव के वेलफेयर के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। वो काम सिर्फ ऐसा ना हो कि वो काम किए और खत्म हो गए, काम किए और खत्म हो गए, वो आने वाली जनरेशन के लिए मैसेज हो, वो काम हम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी युवा साझा मंच में भी हैं आप अभी? जी जी हाँ, तो वो भी आप कर रहे हैं, साथ में आप जिले की कुर्सी पर भी बैठे हैं, वही तीसरी तरफ आपकी फैमिली है। कैसे तालमेल आप बिठाते हैं काम का? Seriously and to be very honest, it's a very difficult job. कभी समय घर वालों का टाइम लेट हो गया, कभी वहाँ पे पहुँचना था किसी कार्यक्रम में, वहाँ लेट हो गए, भाग दौड़ करके स्टिल कहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथियों को इससे एनर्जी मिले, सीखे। मैं मतलब सबसे डिस्कस करता हूँ, कहीं ना कहीं आपने सिर्फ तीसरा रोल पूछा, चौथा मैं आजीविका के लिए तो अपने काम कर रहा हूँ, मुझे कोई जिला परिषद के पैसे से थोड़ी मेरा घर चलेगा। अपनी आजीविका के लिए भी कुछ ना कुछ काम भी करना होता है, उसको भी कभी 1 दिन 2 दिन या अपने जो वर्किंग आवर्स के बाद लैपटॉप खोल के अपना काम करना, वो काम भी जरूरी है ताकि घर चल सके। घर का कार्य भी जरूरी हैं, उस समय बैलेंस करना पड़ता है, कभी 2 घंटे इधर से ट्विक करने पड़ते हैं, कभी 2 घंटे काम से इधर से ट्विक करके बैलेंस करना ही पड़ता है। बट मुझे एनर्जी मिलती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे जो बड़े राजनेता हैं, वो इतना कुछ मैनेज करते हैं, इतने देशों को विजिट करना, इतने अलग अलग विभाग, और जैसे एक एमपी होता है उसके लगभग 800 गाँव हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास 6050 के आसपास गांव हैं, 5250 गांव हैं हमारे। जी जी। और ये तो मैं गांव की बात कर रहा हूँ, इतने शहर और इतने विभाग, होम अलग है, आपका स्पोर्ट्स अलग है, एजुकेशन अलग है, इतने डिपार्टमेंट, उनको सुपरविजन करना और पूरे इसकी अपने प्रदेश की व्यवस्था स्थापित करना, हर चीज़ का अपडेट रहना, तो उनसे कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है, सीख मिलती है कि वो इतना कुछ देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल, सुबह 6 बजे 7 बजे, फिर से हमने तो खुद जाके देखा है। और इनफैक्ट हमारे जब इलेक्शन चल रहा था, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, 2 दिन पूरे उनके साथ समय व्यतीत करने का समय मिला। वैसे तो रूटीन में हम मिलते रहते हैं, लेकिन उस टाइम प्रॉपरली टाइम मिला, तो
तो वो इतने एनर्जेटिक हैं, उनसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं, मैं तो उनसे ही सोचता हूँ कि अगर वो इतना बड़ा कुछ चला रहे हैं, उनका हम 1% या 1% पॉइंट समथिंग % भी कुछ कर लें तो हम भी मतलब कुछ ना कुछ करने लायक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा मैं बात करती हूँ, मौजूदा में किस काम को आप प्रायोरिटी आप दे रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब गांव की बात होती है, गांव में जब भी 4 आदमी बैठते हैं तो विदेशों से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आजकल अपने स्पेशली हरियाणा की बात करूं तो विदेशों के साथ मूवमेंट बहुत बढ़ गया है। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने लग गए तो पेरेंट्स उनके साथ विजिट करते हैं, तो पेरेंट्स साथ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो सबसे पहले साफ सफाई की बात करते हैं। तो ये कैसा विषय है, इसके लिए तो मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी हर जगह वो इंग्रेडिएंट ढूंढ रहा हूँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिले। सड़कों के किनारे इतना घास चढ़ा हुआ है, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हो कि उसको, क्योंकि मैनुअली ये फिर वो चीज़ें आती है, सफाई को टाला और वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 2 पे लोगों को जब तक दिमाग में बातें नहीं डालते, लोगों को बताते नहीं, वो अपग्रेड नहीं होते, जागरूक नहीं होते। बिल्कुल, जब तक उस लेवल के जागरूक नहीं होंगे कि गांव को सोचे कि हर कोना मेरा घर है, तब तक ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी प्रॉपरली। लेकिन स्टिल मेरा फोकस यही है, साफ सुंदर गांव में जब घुसे तो गांव ऐसा लगे हम किसी दूसरे देश में तो नहीं आए। दोनों ओर घास लगाना या ब्लॉक लगा के गांव। चलो इसी बात से आपको रिलेट करते हैं, विधायक सतपाल जम्बा जी हैं, उनका कितना आपको साथ मिला है? वो बड़े भाई हैं, उनके इलेक्शन में हमने खूब दबा के मेहनत की, साथ में जिताया, फिर बनाया, और उनसे कंसल्ट करते हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और वेलफेयर के लिए हर वो अच्छे काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट कई बार पॉलिटिकली नुकसान होता है चीज़ों का, बट स्टिल वो लोगों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और वो भी बहुत एनर्जेटिक है, युवा हैं। उन्होंने चाहे वो सफाई की बात करें, चाहे लोगों को हेलमेट पहनाने की बात करें, उनके लिए दिन रात लगते हैं। और इनफैक्ट हम कॉमनली भी जब भी समय मिलता है हम कॉमनली बैठ के डिस्कस भी करते हैं, काम भी कॉमनली करते हैं, और वो सहयोग भी करते हैं जहाँ पे जरूरत पड़े। अभी पिछले दिनों हमने गांव में लास्ट संडे स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया था, तो वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, लोग मोटिवेट किया और काम कराया। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहने वाला है अब काम में? नेक्स्ट टारगेट काम ही रहेगा हरीशा जी। स्पेशली बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे पद या प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और कौन कितना काम कर सकता है उसके लिए देखते हैं कि कौन कितना काम कर सकता है जी। मेरी भी इच्छा यही है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स को कितना टाइम दे पाऊँ ना दे पाऊँ ये अलग विषय है, लेकिन सोसाइटी को और कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, पार्टी के लिए कितनी और मेहनत कर सकता हूँ, लोगों के जीवन को। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक ये एक विकसित देश हो, उसमें कितना पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, और नायब सैनी जी के सपनों का हरियाणा बनाने के लिए कितना पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, उसके लिए मेहनत करनी है। बस आगे का यही प्लान है। और इसी पे अगले 3 साल मेरा कैथल कैसा हो, मेरे कैथल के हर गांव कैसे हो, मेरे कैथल का जब किसी गांव का जिक्र हो तो हरियाणा के नहीं पूरे भारत के पटल पे उसका जिक्र हो, उसको वो सम्मान मिले। और आने वाले समय में आप देखना बहुत से ऐसे गांव होंगे जिनको इंडिया लेवल पे सम्मान मिलेगा, और वही सोच डालना चाहता हूँ। तो सर आखिर में उन युवाओं को आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और दूसरा जो आपने सोचा है कि हरियाणा का गांव चमके, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं को बोलूँगा, स्ट्रगल हर कोई करता है जीवन में जी। सिर्फ वो अनटोल्ड स्टोरी बन के रह जाता है। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि जो धरती पे आया और उसने संघर्ष ना किया हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष है, तो संघर्ष से भागिए मत, तो नेवर गिव अप। मैं युवाओं को बोलूँगा कि हर दिन संघर्ष है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, एजुकेशन से भी आपको एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो, बट स्टिल आप अगर खड़े रहे, लड़ते रहे, तो डेफिनेटली यू विल बी विन। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है जी। ऐसा नहीं कि आपके पास स्ट्रेस आया, नशे की आदत में घुस गए, या ऐसा सर्कल जनरेट कर लिया, या उस समस्या से भागने लग गए। समस्या से भागना सोल्यूशन नहीं है, समस्या से लड़ना
ही सोल्यूशन है। युवाओं को तो मेरा स्पेशली निवेदन यही है कि अपने कैरियर ओरिएंटेड बनिए और उस कैरियर के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। एक दिन डेफिनेटली वो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा जी। और जैसा कि मैं गांव के बारे में बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरा ये पॉडकास्ट में जहाँ जो मुझे सुन रहा होगा, मैं तो हर गांव के उस हर एक साथी से निवेदन करूँगा, हर गांव के कोने कोने को अपना घर मानिए, अपना परिवार मानिए। वो साफ सुंदर जितना होगा आपकी इज्जत उतनी ज़्यादा होगी, आपके गांव की इज्जत उतनी ज़्यादा होगी, आपकी नाम हर जगह होगा। और रहने के लिए एनवायरनमेंट एटलीस्ट, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ पोल्यूशन पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ कि कोई ऐसे टावर जो पोल्यूशन कम कर दें, इसके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन को उसका बेनिफिट हो। हमें मतलब मेरे लिए, मैं पर्सनली गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे लिए शर्म की बात है कि गांव का पोल्यूशन लेवल 350 लेवल तक जा रहा था इस बार में हमने देखा जी। जब दिल्ली में कहीं बैठते हैं तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे खेत नहीं है, पेड़ नहीं है, या व्हीकल लेवल ज़्यादा है जी। तो हम बोल सकते हैं। गांव वालों को तो उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। हम जब गांव में हैं तो मैं बोलता हूँ वो प्योर लाइफ हम अपनी आने वाली जनरेशन को दें, उस पर काम करें जी। इस बार अभी क्या खेतों में पराली जलाना, वो मशीनों से फाने जलाना स्पेशली, वो बहुत हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार से भी हमने मतलब एक लेटर लिखा है कि जिसमें वो फाने काटने के लिए मशीनें पिछली बार कुछ एक कंबाइन में इंस्टॉल हुई थी जी। वो होनी चाहिए, उससे वो पोल्यूशन, ताकि वो उनको दबा सके। उनका जलाना कई बार किसानों की मजबूरी हो जाती है, बट गांव से हैं तो मतलब एक सबके एक उसमें आ जाता है बढ़िया खाना, देसी खाना, एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट। उसको कृतार्थ करने के लिए हर एक साथी से निवेदन यही है, वो हर काम करें गांव के लिए जो अच्छा हो सके। किसी की डेवलपमेंट काम हो रहा है उसका सहयोग करें, उस सोच को आगे लेके जाएं, हर परिवार तक पहुँचे। और हर गांव आपस में ये कंपटीशन नहीं है कि हमारा गांव अच्छा, तुम्हारा गांव बुरा, तुम्हारा गांव अच्छा, हमारा गांव बुरा। कंपटीशन ये होना चाहिए कि पिछली बार हमें 1 स्टार मिला, अब की बार 4 मिले, अगली बार 5 मिले, और आने वाले समय में हरियाणा का सबसे सुंदर गांव हो, इस देश का सबसे सुंदर गांव हो। आखिरी सवाल सर, सेटअप कैसा लगा हमारा? बहुत बढ़िया रीचा जी, बहुत आनंद आया आपसे बातें करके। इनफैक्ट जनरली कोई भी आपने जब पॉडकास्ट से बैठता है अपने जीवन के हर पहलू पे बात करता है जी। और यहाँ पे आके मुझे नहीं लगता कोई बात छुपा के कोई पुलिस बातें करे। जो भी आता है उससे कहीं ना कहीं आप किसी के लिए मोटिवेशन का कारण बन सको तो डेफिनेटली बनना भी चाहिए और आने वाली जनरेशन को प्रेरित करना चाहिए। आपने इतना अच्छा सेटअप जमाया है, मैं तो बोलता हूँ और मुझसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक लोग, मुझसे अच्छे लोग यहाँ पे और आएंगे, कुछ आ भी चुके होंगे। और वो हर किसी से हमारे पूरे कैथल ज़िले को, मैं कैथल की जिम्मेवारी तो इसलिए बार बार कैथल यूज़ कर रहा हूँ, पूरे कैथल ज़िले को मोटिवेशन मिले और ये मेरा कैथल इंडिया के नक्शे पर चमके, बस यही दुआ है। और आप सब ऐसे ही तरक्की करते रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू आपका। जल्दी ही नया साल आ रहा है, नया साल आप सब साथियों के लिए बहुत अच्छा हो और आपका चैनल और तरक्की करे। आप सब साथी और ज़्यादा ऐसे ही समाज की खबरें समाज तक पहुंचाते रहें, हर अवेयरनेस पैदा करते रहें, बस यही दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद ये टाइम आपने हमें दिया। तो जी इस पॉडकास्ट से आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा और क्या कुछ सीखने को मिला है कमेंट करके हमें जरूर बताना है। और अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कई रोचक कहानियां हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, देखते रहिए, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।